डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। अभी जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने जा रहा हूँ वो आपका सेमेस्टर 6 टीवाई केमिस्ट्री गुजरात यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो उसमें प्रैक्टिकल है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑर्गेनिक मिक्सचर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आपने सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 मतलब एफआई एंड एसवाई के अंदर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया हुआ है। किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो आपको पता है, बट जब आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करके दिया जाए तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आपने उस टाइम में भी पढ़ा हुआ था ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर्स रहते हैं, एसिडिक होता है, फिनोलिक होता है, बेसिक होता है और न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहले हमें वो टाइप मतलब उनका नेचर आइडेंटिफाई करना है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक सेपरेशन मेथड रहती है वो समझनी जरूरी है। सेकेंड थिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहते हैं वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं, वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। तो ये जो सेपरेशन मेथड होगी वो पूरी सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन रहेगा फिल्ट्रेट का जो वाटर सॉल्युबल में है, दूसरा जो रहेगा वो इनसॉल्युबल रेसिडुअल फॉर्म में रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल स्केल के ऊपर मतलब टेस्ट ट्यूब लेवल पे हम चेक करेंगे कि आपको जो ऑर्गेनिक मिक्सचर दिया गया है वो उसकी जो नेचर है, उसका जो टाइप है वो कौन सा है। तो क्या करेंगे, जब आपकी स्टेट जो रहेगी मिक्सचर की सॉलिड रहेगी तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 1-2 ग्राम जितना लेंगे, उसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, उसको अच्छे से शेक करेंगे। शेक करने के बाद उसको फिल्टर करेंगे। तो फनेल रहेगी, फनेल के ऊपर आपको रेसिड्यू मिलेंगे और टेस्ट ट्यूब में आपने फिल्ट्रेट कलेक्ट किया होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। तो उसकी एनालिसिस हम बाद में करेंगे, पहले हम वाटर इनसॉल्युबल की करेंगे। तो वाटर इनसॉल्युबल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नेचर रहेंगे वो होंगे इनसॉल्युबल एसिड, इनसॉल्युबल फिनॉल, इनसॉल्युबल बेस एंड इनसॉल्युबल न्यूट्रल। क्लियर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेसिड्यू होंगे उसके ऊपर से ग्लास रोड की मदद से होल क्रिएट करेंगे। होल करने पर NaCO सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन ऐड किया तो जो एसिड होगा COOH ग्रुप वो सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा। अगर एसिड के साथ और कुछ भी दिया है इनसॉल्युबल में तो वो एज इट इज रहेगा, वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो आपको अगेन फिल्टर करना है। तो यहाँ पे आपको फिल्टर पेपर के ऊपर रेसिड्यू मिलेंगे और टेस्ट ट्यूब में आपने फिल्ट्रेट कलेक्ट किया होगा, उस फिल्ट्रेट के अंदर आपको ऐड करना है 50% HCl। तो जो सोडियम सॉल्ट बना था अब वहां से सोडियम रिमूव हो जाएगा, एसिड वापस आ गया। तो अगर आपको सॉलिड रिप्रेसिपिटेशन मिले तो एसिड प्रेजेंट। अब जब हम एसिड रिप्रेसिपिटेट करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम सीधा HCl ऐड नहीं करना है। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जब हम स्टरिंग करेंगे ग्लास रोड से तब जाके रिप्रेसिपिटेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ज्यादा HCl ऐड कर दिया तो भी रिप्रेसिपिटेशन आके चला जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप HCl ऐड कर रहे हो, रिप्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको एफरोन्सिस मिल रहा है CO2 के, तो उसका मतलब ये नहीं कि एसिड प्रेजेंट हुआ। कंपलसरी जब हम इनसॉल्युबल में जा रहे हैं तो रिप्रेसिपिटेशन होगा ही। तो ये समझ में आ गया एसिड के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं रेसिड्यू। अगर आपने एसिड को कंप्लीटली सॉल्युबलाइज नहीं किया होगा NaCO3 से तो इनसॉल्युबल एसिड यहाँ पे इंटरफियर करेगा, तो वो ना हो हमें परेशानी। तो क्या करेंगे, 3 ml जितना हम लेंगे NaCO3 और उसको ऊपर से वॉश कर देंगे, वॉशिंग ऑफ रेसिड्यू विद द बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में हमने रेसिड्यू को वॉश कर दिया तो अब जितना भी एसिड होगा वो निकल जाएगा, हमें फिल्टर की कोई जरूरत नहीं। अब रेसिड्यू के अंदर कौन हो सकता है, फिनॉल, बेस या तो न्यूट्रल। तो फिनॉल को अगर मुझे सॉल्युबलाइज करना है तो मैं यूज करूंगा 10% NaOH। 10% NaOH अगेन सेम सोडियम सॉल्ट ONA फॉर्मेशन होगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा और वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा तो फिल्ट्रेट के तौर पे जाएगा और रेसिड्यू बचे आपके अच्छे अमाउंट में रेसिड्यू बचेंगे। अगर बेस और न्यूट्रल रहा तो वो बेस या तो न्यूट्रल रहेगा। तो जो फिल्ट्रेट है, अगेन फिल्ट्रेट के अंदर आप 50% HCl ऐड करो, रिप्रेसिपिटेशन मिला, फिनॉल प्रेजेंट, रिप्रेसिपिटेशन नहीं मिल रहा है, फिनॉल विल बी एब्सेंट। अब अगर ये फिनॉल कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हुआ है NaOH के अंदर तो बेस में मिलेगा। तो अगेन 3 ml जितना हम 10% NaOH लेंगे और उसको वॉश कर देंगे। फिर वापस से वॉश करने के बाद होल क्रिएट करेंगे और 50% HCl ऐड करेंगे एंड 50% HCl बेस को सॉल्युबलाइज करेगा। और उसके बाद अगर आपको काफी अच्छी अमाउंट में सॉलिड कंपाउंड मिलता है तो न्यूट्रल प्रेजेंट। बट अगर 2-3 क्रिस्टल मिले तो समझ लेना कहीं कुछ इंप्योरिटी या तो कुछ रह गया आपसे दूर करना जो रेसिड्यू के फॉर्म में आ रहा है।
तो ये हुआ न्यूट्रल। और अब बात करते हैं बेस की। तो जब आपको बेस को सॉल्युबल करना हो तो टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से और फोर्सफुली उसको शेक करो, क्योंकि बेस 50% HCl में सॉल्युबल होने में टाइम लगेगा, उसको हमें एक्चुअली फोर्स देना पड़ेगा। फिर फिल्ट्रेट जो आया, उस फिल्ट्रेट के लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत कम सोल्यूशन रखना फिल्ट्रेट का, उसको ठंडे पानी में रख दो या तो आइस बात में रखो और ऊपर से 10% NaOH डालो। क्यों? क्योंकि HCl 50% है, NaOH 10% है, दोनों रिएक्शन मतलब दोनों मिक्स होंगे, एसिड बेस मिक्स होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब आप रूटीन में एक्सपेरिमेंट करो तो आप ऐसे ही करना कि आइस बात में मत रखना, ये बेस आए तो ऊपर से NaOH ऐड करना, गर्म हो जाएगी आपकी टेस्ट। उसका मतलब क्या होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपके जो प्रेसिपिटेट होंगे वो सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ठंडा करोगे तो प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, इसलिए हम पहले से कर रहे हैं कूल इट, ठंडे पानी में रख दो, ऊपर से धीरे धीरे NaOH ऐड करो, न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद वहां पे आपको रिप्रेसिपिटेशन मिलेगा। ये बात हुई इनसॉल्युबल की। अब हम बात करें सॉल्युबल, मतलब इनसॉल्युबल में आपको कोई एक कंपाउंड मिला, कोई एक नेचर मिला, तो अब हम जाएंगे सॉल्युबल। उससे पहले अगर मेरे इनसॉल्युबल एनालिसिस में पहले नहीं करता, मैं सॉल्युबल एनालिसिस करता हूं, तो जो एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड वो पार्टली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, थोड़े हद तक सॉल्युबल हो जाते हैं पानी के अंदर। तो अगर आप ये एनालिसिस नहीं करते हो, आप सबसे पहले ये एनालिसिस करते हो, तो यहाँ पे भी हम सैचुरेटेड NaCO3 यूज करेंगे एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। CO2 के एफरेंसेस आएंगे वहां पे, तो आप बोलोगे सर एसिड प्रेजेंट, जबकि मैंने आपको एसिड दिया नहीं है, इनसॉल्युबल एसिड दिया है, तो आप शायद ना पी जाओ। तो इस वजह से हम सबसे पहले रेसिडुअल मतलब इनसॉल्युबल की ओर मूव करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्युबल। तो सबसे पहले जो आपने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल रेसिडुअल फॉर्म में, अब वो टेस्ट ट्यूब को लेंगे, उस जो फिल्ट्रेट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। सॉल्युबल के अंदर आपके पास सॉल्युबल एसिड है, सॉल्युबल फिनॉल है और सॉल्युबल न्यूट्रल, ऑर्गेनिक सॉल्युबल फिनॉल एसिड एंड न्यूट्रल ऐसा। तो जो फिल्ट्रेट आया, एसिड को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो दो टेस्ट रहती है, एक तो NaCO3 के साथ आप टेस्ट करो, CO2 के एफरेंसेस आए एक्सचेंज करने पर तो आपका एसिड प्रेजेंट। अगर एफरेंसेस नहीं मिल रहे, एसिड एब्सेंट, लिटमस टेस्ट करो। लिटमस टेस्ट के ऊपर अगर आप ब्लू लिटमस पेपर यूज करो, आप भी ऐसा होगा रेड लिटमस पेपर ले लोगे, एसिड के लिए हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, देन माय एसिड इज प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं मिला मुझे तो माय एसिड इज एब्सेंट। अब सेकंड टेस्ट ट्यूब लूंगा, उसके अंदर मैं न्यूट्रल FeCl3 ऐड करूंगा। न्यूट्रल FeCl3 कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। FeCl3 NH4OH ऐड करेंगे, उसके अंदर ड्रॉप वाइज ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए, स्टॉप करो, हीट करो, रेड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो जाए, ओवर न्यूट्रल FeCl3। जैसे ही बना दिया, फिल्टर के अंदर ऐड करो, वायलेट कलरेशन आएगा, मतलब ब्लैक जैसा दिखेगा, सिंक के अंदर थोड़ा डाल दो तो आपको वायलेट कलरेशन दिखेगा, तो फिनॉल प्रेजेंट। अगर आपको एसिड नहीं मिल रहा है, फिनॉल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई एक आपको एक ही टाइप मिली, एक ही नेचर मिला फिनॉल, तो यहाँ पे न्यूट्रल प्रेजेंट हो सकता है, जिसके लिए आपको NaOH के साथ हीट करना पड़े और स्मेल आएगी। इंटेंस स्मेल नहीं आएगी अमोनिया की, बहुत कम स्मेल आएगी, बट स्मेल आएगी तो न्यूट्रल प्रेजेंट होगा। समझ गए? ये बात हुई सॉलिड मिक्सचर्स की। अब हम बात करते हैं, अगर आपका जो स्टेट रहेगा मिक्सचर का वो लिक्विड रहता है, तो जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें भी आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो आपकी लिक्विड टेस्ट ट्यूब होगी, मतलब लिक्विड को टेस्ट ट्यूब में ले लो थोड़ा और उसको आइस बाथ के अंदर रख दो। आइस बाथ के अंदर रख देने पर अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब जो आपकी स्टेट है वो है S+S, मतलब सॉलिड मिक्सचर ही है, बट टेम्परेचर ऐसा है कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो गया तो दूसरे भी सॉल्युबल हो गया, लिक्विड हो गया, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अब लिक्विड जो है सॉलिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो बचा लिक्विड स्टेट। तो अब क्या करो, वॉच ग्लास के ऊपर लिक्विड को लो और ऊपर से एयर ब्लो करो। एयर ब्लो करने पर अगर ऐसा वोलेटाइल लिक्विड होगा तो चला जाएगा और आपको सॉलिड कंपाउंड मिल जाए, तो आपका जो मिक्सचर का स्टेट रहेगा दैट विल बी S+L, मतलब एक सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको मैंने ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करके आपको दिया हुआ है। एंड द लास्ट वन, अगर आपका ये भी नहीं हो रहा है तो बनेगा आपका जो सिलेबस है उसके अंदर लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड, मतलब Ln+LH टाइप का एक ऑर्गेनिक लिक्विड का मिक्सचर होगा। किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैं समझा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी फिगर ड्रॉ की हुई है।
कि ये बर्नर है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर अगर आपको ये सेक्शन दिखे, ये वाला, तो ये है सोडियम फ्यूजन ट्यूब। ये है सोडियम फ्यूजन ट्यूब। इस सोडियम फ्यूजन ट्यूब के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरा ऑर्गेनिक लिक्विड लूंगा, और ये जो है वो है कैपिलरी। ये जो आईडी मेरी कैपिलरी, उस कैपिलरी का मैं एक एंड जो रहेगा उसको क्लोज करके, ऊपर एंड क्लोज आएगा, नीचे ओपन एंड वाले उसको रिवर्स में यहाँ अंदर इंसर्ट कर दूंगा, और इस सोडियम फ्यूजन ट्यूब को मैं थ्रेड डोरी से बांध दूंगा, और ये जो है थ्रेड बाहर निकल रहा है, यहाँ से मैं पकड़ूंगा, और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है। अब मैं इसको गर्म करूंगा। तो आपको क्या देखना है कि ये जो कैपिलरी है यहाँ पे सोडियम फ्यूजन ट्यूब के अंदर, जब आप वाटर को गर्म कर रहे हो तो हमें पता है वाटर का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे बिफोर 100 मतलब पानी बॉयल हो, बुलबुले अंदर से शुरू हो, उससे पहले आपकी कैपिलरी में से बबल्स स्टार्ट हो जाती है। बबलिंग अगर आपकी सोडियम फ्यूजन ट्यूब में से आना शुरू हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी से कम है, तो उसको हम बोलेंगे LL और LH। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं LL LH है कि LH LH। अगर पानी बॉयल होने लगे लेकिन आपका ये लिक्विड बॉयल नहीं हो रहा है तो आपका आएगा LH प्लस LH। तो इसके आइडिया सेपरेशन के लिए हम कंडेंसर मेथड यूज करेंगे, वाटर कंडेंसर लगाएंगे, हीट करेंगे, तो वो अलग मेथड है पूरा, वो समझाएंगे आपको बाद। तो ये हुआ आपका आइडेंटिफिकेशन। अब मैं आपको समझाऊं टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है। तो यहाँ पे जो टाइप्स होती है, देखो लिखना किस तरीके से रहता है, मैं आपको समझा दूं कि अगर आपका सिलेबस आपको मैंने दिया है सॉल्युबल एसिड और इनसॉल्युबल फिनॉल, तो दो तरीके हैं। A स्टार स्टैंड फॉर द सॉल्युबिलिटी, मतलब वो सॉल्युबल है ऐसा, या तो फिर आप इतना सिंपल सा लिख सकते हो A प्लस P, यहाँ पे नीचे लिखो वाटर सॉल्युबल और बाजू में लिखो वाटर इनसॉल्युबल। आपको ये मेंशन करना पड़े, खास तौर पे याद रखना, ये मेंशन करना जरूरी है। चाहे दोनों इनसॉल्युबल हो तो लिखो, या तो फिर इस तरीके से लिखो, स्टार होगा तो हमें पता चलेगा कि स्टार इज फॉर सॉल्युबिलिटी, मतलब दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल। तो ये होगा वाटर सॉल्युबल एसिड फिनॉल, A स्टार प्लस B, A स्टार प्लस है, मतलब ये वेरियस टाइप्स के कॉम्बिनेशंस आपके पास हो सकते हैं। इतने कॉम्बिनेशंस होंगे, हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स भी होंगे, तो काफी मतलब 100-150 जितने लिस्ट हम बना सकते हैं अगर इस सिलेबस के अंदर जितने लिक्विड्स मतलब मिक्सचर हो वैसे सेम टाइप आपको ऐसे भी आइडेंटिफाई करना। तो ये पूरा का पूरा हुआ सेपरेशन मेथड का। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि किस तरीके से हम सब कुछ हर एक चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी सब चीजें हैं, मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई है। जैसे ये मेरा है इनसॉल्युबल एसिड, ये प्योर फॉर्म है, ठीक है। इनसॉल्युबल एसिड के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, सैचुरेटेड NaSCO3। अभी मैं NaSCO3 ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, और NaSCO3 ऐड करने पर सॉल्युबल हो जाना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये ऐसे शेक करना जरूरी है, हाँ, अगर आपको लगे कि मेरा NaSCO3 कम पड़ा है और सब्सटेंस मेरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफी हद तक अपना जो सब्सटेंस है वो सॉल्युबल हो चुका है, आप देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा ऊपर बचा है तो मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा ज्यादा NaSCO3, तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। समझाना जरूरी ये है रिप्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं हम, तो मुझे ये आपको समझाना है। तो अभी रिप्रेसिपिटेशन ये आपको याद हो जाना चाहिए। NaCO3 के अंदर मैं अगर HCl ऐड करता हूँ, ये देखो सोल्यूशन जो है आपका क्लियर होने लगा है। HCl ऐड करूंगा तो क्या होगा, रिप्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड। तो अभी ये मेरा हो गया HCl। अब इस HCl के अंदर ये HCl मैं ऐड करूंगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, आप देख सकते हो ये रिप्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है। अब वापिस से थोड़ा मैं ऐड करूंगा, काफी सारा एसिड है अंदर, मतलब एसिड डिसॉल्व किया हुआ है, हम देख सकते हो। ये देखो आप, मैं स्लोली ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे देखो रिप्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। एफरोंसिस के साथ धीरे धीरे एसिड बहुत कम, HCl कम डाला है इसलिए अभी रिएक्शन होगा, और यहाँ पे देखो आप कैसे रिप्रेसिपिटेट होके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एसिड का रिप्रेसिपिटेशन।
तो लिटमस टेस्ट में आपको पता चल गया कैसे ब्लू से रेड कन्वर्ट हो। अब मैं फिनॉल ले रहा हूँ। फिनॉल जो है अपना NaOH के अंदर 10% NaOH होगा, उसके अंदर हम सॉल्युबल करेंगे। तो ये फिनॉल मैंने लिया, अब मैं 10% NaOH ऐड करूँगा यहाँ पे और उसको अच्छे से शेक करूँगा। इस तरीके से आप रखोगे तो शेक सॉल्युबल नहीं होगा, आपको हमेशा शेक करना पड़ेगा ही। जैसे ही हम शेक करेंगे, एक फिनॉल खुद है, इसका थोड़ा सा हल्का सा कलर लग जाएगा और आपको लगेगा कि थोड़ा सा टर्बिड सोल्यूशन हो गया। देखो काफ़ी हद तक जो पहले फिनॉल थे, क्रिस्टल्स थे, वो सॉल्युबल हो चुके हैं। अब इसी के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? HCl। तो इसी के अंदर मैं HCl ऐड कर रहा हूँ तो रिप्रेसिपिटेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सरफेस के थ्रू ऐड कर रहा हूँ और रिप्रेसिपिटेशन होना शुरू हो चुका है। जहाँ पे मिक्स हो रहा है वो देखो, ये हो गया रिप्रेसिपिटेशन। इस तरीके से आप कह सकते हो, अगर आपको रिप्रेसिपिटेशन मिले तो हम इसको कहेंगे माय इनसॉल्युबल फिनॉल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो दिस इज क्लियर टू यू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं बेस। ये बेस लिया है मैंने, अब ये बेस सॉल्युबल किस में होगा? 50% HCl में। तो ये मैंने 50% HCl ले लिया। अब इसको मैं काफ़ी अच्छे से चेक करूँगा, क्योंकि 50% HCl में इजीली जितने एसिड और फिनॉल सॉल्युबल हुआ है उतना इजीली सॉल्युबल नहीं होगा। ये मुझे काफ़ी शेक करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये जो है फिनॉल वो बेस जो है वो सॉल्युबल होगा। अभी आप देख सकते हो कि ये जो बेस है काफ़ी हद तक सॉल्युबल हो चुके हैं, फिर भी नीचे थोड़े बहुत पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। थोड़ा मैं HCl और डाल देता हूँ ताकि ये सॉल्युबल हो जाए। HCl की अमाउंट भी कम जाएगी तो सॉल्युबल नहीं होगा। तो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनसॉल्युबल बेस के अंदर ही आप रिप्रेसिपिटेशन करोगे तो कहाँ से कुछ पता चलेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बेस इज टोटली सॉल्युबल, वहाँ पे आपको रेसिड्यू नहीं होने चाहिए। हाँ, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा जो ये बेस है वो सॉल्युबल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगा? 10% NaOH। अब देखो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जो मैंने अभी आपको समझाया था उसी तरीके से, ये आपको समझने के लिए जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये NaOH में ऐसे डाल रहा हूँ, देखो NaOH में ऐसे डाल रहा हूँ, कलरेशन चेंज हो रहा है, रिप्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। देख रहे हो आप? इसका अगर रिप्रेसिपिटेशन होने के बाद सॉल्युबल हो रहा है और टेस्ट ट्यूब काफ़ी गर्म हो चुकी है। समझ गए? अब ये दूसरी टेस्ट ट्यूब, इसी टेस्ट ट्यूब को भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ये मैंने NaOH डाल दिया। अब इसी के अंदर आप क्या करो? पानी के अंदर रख दो, इसको ठंडा करने। ये पानी है, पानी के अंदर रख दो और दूसरी टेस्ट ट्यूब को मैं पहले से कूल कर देता हूँ। दूसरी टेस्ट ट्यूब को मैं पहले से ही कूल कर देता हूँ और अंडर द कूल कंडीशन, मतलब मेरे पास ठंडा पानी है, मैं NaOH ऐड करूँगा। तो NaOH ऐड करने पर मुझे यहाँ पे रिप्रेसिपिटेशन मिल जाएंगे। ये देखो, ये कूल कंडीशन में, अभी भी देखो ये कूल कंडीशन में NaOH में प्रेसिपिटेट बहुत कम आए हैं। तो ये फर्क रहता है आपका। तो आपको जैसे ये आपने कूल कंडीशन नहीं की है, बाद में कर रहे हो तो मिलेंगे रिप्रेसिपिटेशन, बट ये देखना NaOH कितना जाएगा अंदर। आपने देखा NaOH काफ़ी ज़्यादा गया, इसमें कम अमाउंट में NaOH गया। अभी भी डालेंगे तो हमें और रिप्रेसिपिटेशन मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि कब आपको ठंडा करना है और कब नहीं करना है। तो इस तरीके से बेस रिप्रेसिपिटेट होता है। तो ये बात हुई आपके बेस के रिप्रेसिपिटेशन की। अब मैं आपको समझाता हूँ न्यूट्रल FeCl3 कैसे बनाया जाता है। तो न्यूट्रल FeCl3 के लिए आपको रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चाहिए? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए FeCl3, जिसको हम टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर ले लेंगे। FeCl3 हम लेंगे, ये आपको रेडीमेड मिलेगा, आपको मतलब लैब में अवेलेबल मिल जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिया FeCl3। येलो कलर का FeCl3 होना चाहिए, याद रखना। आपकी लैब के अंदर शायद रेड कलर का मिले तो वो यूज़ नहीं करना है। अब मैं NH4OH का सोल्यूशन ले रहा हूँ। यहाँ पे NH4OH है, तो अब मैं ड्रॉपर की मदद से यहाँ से, आपके पास हो तो सही है, ना हो तो कोई नहीं, डायरेक्टली डाल सकते हो। NH4OH यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ध्यान रखना सोल्यूशन में, तो जैसे मैं ये ऐड कर रहा हूँ
तो वहाँ पे देखो आप अभी रेड कलर का जैसा कलरेशन शुरू हो गया, रेड कलर के आप देख रहे हो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गए। अब वापस से मैं इसके ड्रॉप वाइज ऐड करना ज़रूरी है खास तौर पे, क्योंकि अगर आपने ड्रॉप वाइज एडिशन नहीं किया तो ज़्यादा ऐड कर दिया तो आपको प्रेसिपिटेट ही मिलेंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे। अभी मेरा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो चुका है। अब मैं इसको हीट करूँगा। कितना हीट करूँगा कि मतलब पूरा सोल्यूशन मिक्स हो जाएगा और एक अच्छा सा रेड कलर जैसा सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। अगर इसको मैं ज़्यादा टाइम रखूँगा भी सही तो ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना ये, ठीक है। तो ये कलर चेंज हो चुका है, इसका रेडिश जैसा कलर आ चुका है। अब मेरे पास ये मेरा फिनॉल है, ये मेरा सॉल्युबल फिनॉल है। अब उसके अंदर में ये जो मेरा न्यूट्रल एफिशिएंसी सॉल्यूशन बना है वो ऐड करूँगा। आप देख सकते हो वायलेट कलर दिखा नहीं, ब्लैक जैसा दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ऐसी कंडीशन आए तो क्या करो, सिंक में आओ और सिंक के अंदर अब देखना यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, फिर भी आपको वायलेट कलर नहीं दिख रहा है। अब मैं सिंक के अंदर ऐड करूँगा। अब यहाँ पे देखो वायलेट कलर का शेड आ चुका है। अब ये भी देख सकते हो यहाँ पे कि कितना अच्छा सा वायलेट कलरेशन मिला है। ऑनलाइन के माध्यम में आपको शायद कलरेशन में इतना पता ना चले, बट हाँ वायलेट कलर मिल गया। तो ये हुआ, इसका मतलब मेरा फिनॉल प्रेजेंट हुआ सॉल्युबल। अब मैं समझाता हूँ एक और चीज़ आपको, जो मैंने आपको लिक्विड स्टेट वाला समझाया था कि वॉच ग्लास के ऊपर एयर फ्लो करना है। तो सपोज मेरे पास वॉच ग्लास है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने ये मेरा लिक्विड रखा हुआ है। ये है मेरा लिक्विड जिसके अंदर मैंने सॉलिड डिसॉल्व किया है। अब मैंने इसको ऐसे लिया है, ये देख लो पहले कि ये लिक्विड फॉर्म में ही है। मैं ऊपर से एयर ब्लो कर रहा हूँ, सॉलिड में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। हो गया सॉलिड में कन्वर्ट। तो इसका मतलब दिस इज S+L टाइप ऑफ योर मिक्सचर। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करनी होती है स्टूडेंट। अब मिक्सचर को कैसे एनालिसिस की जाती है, तो सपोज समझ लो मैंने ऑलरेडी एक मिक्सचर रखा हुआ है मेरे पास, और ये मिक्सचर है, ये रहा मेरा मिक्सचर। अब मैं इस मिक्सचर को थोड़ा सा लेता हूँ, टेस्ट ट्यूब स्केल पे समझाता हूँ आपको, टेस्ट ट्यूब स्केल पे समझाना सही रहेगा। तो ये मिक्सचर को मैंने थोड़ा लिया, देख लो ये क्वांटिटी कितनी है, मैंने इतनी क्वांटिटी कुछ ली है, ठीक है। अब मैं उसके अंदर क्या ऐड करूँगा, वाटर। डिस्टिल वाटर ऐड करना है, मैं वाटर ऐड करो। क्वांटिटी को देखना, ध्यान से देखना। अब मैं इसको अच्छे से शेक कर रहा हूँ। शेक करने पे बाद अब आप देख सकते हो सोल्यूशन के अंदर जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। अगर आपको ये समझ में आए तब की बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। देखिए अपेरेंटली हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी बहुत तो कम हुई तो है, नहीं हुई ऐसा नहीं। अब इसको मैं फिल्टर करूँगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के लिए मेरे पास फनेल, उसके अंदर फिल्टर पेपर फोल्डेड है और वो भी मैंने गीला किया हुआ है ताकि जल्दी से फिल्ट्रेशन हो। अब ये देखो ये सोल्यूशन है, मिक्सचर हो गया है अपना। अब मैं इसको ऐड कर दूँगा, तो यहाँ पे नीचे फिल्ट्रेट आ गया। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर हम बाद में चेक करेंगे, और मेरे पास ये देखो सॉलिड रेसिड्यू हो गए। मेरे पास सॉलिड रेसिड्यू आपको दिख रहा है, काफ़ी अच्छी अमाउंट में है। अब ये फिल्ट्रेट वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसको मैं साइड में रख दूंगा। अब इसी के नीचे मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब रखूंगा और उसके ऊपर से मैं क्या करूंगा, NaCO3 एसिड के लिए टेस्ट करूंगा। मतलब ये मैंने टेस्ट ट्यूब रख दी। अब मुझे ऊपर से होल क्रिएट करना है। ग्लास रोड लिया मैंने, ग्लास रोड से मैंने यहाँ पे ऊपर होल बना दिया।
देखो होल बनाना है, फिल्टर पेपर नहीं जाना चाहिए। ये ग्लास रोड से मैंने होल बना दिया। अब क्या ऐड करना है हमें? सबसे पहले सैचुरेटेड NaCO3। तो देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से सभी प्रेसिपिटेट को मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो पता चलेगा कि एफोरेंसिस आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा बहुत एसिड रह गया होगा, हो सकता है रिप्रेसिपिटेशन। इसको हम रिप्रेसिपिटेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? अपने NaCO3 के साथ रिएक्शन हो रहा है। अब ये हो गया, यहाँ पे रेसिड्यू है, काफ़ी अच्छी अमाउंट में रेसिड्यू है। तो अब क्या करेंगे? मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब लूँगा, दूसरी टेस्ट ट्यूब और फनेल। ये फनेल के अंदर पेपर रेडी हुआ है, वापस ऐड करूँगा और उसको हम फिल्टर करेंगे वापस से। यहाँ पे देखो आप ऊपर रेसिड्यू दिख रहे हैं, आपको रेसिड्यू दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी रेसिड्यू तो काफ़ी अमाउंट में है ही। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं टाइप को, ठीक है। अब ये मैंने निकाल दिया साइड में, अब ये साइड में रखा हुआ है। अब इसके अंदर मुझे चेक करना है कि क्या मेरा एसिड प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैंने फिल्ट्रेट को साइड में ले लिया दूसरी टेस्ट ट्यूब में। अब मैं उसके अंदर ऐड करूँगा HCl ऐड कर रहा हूँ। देखना रिप्रेसिपिटेशन होना चाहिए। मिला? नहीं मिला। देखो एफरेंसेस आ रहे हैं। आप क्या करोगे? एफरेंसेस आ रहे, बोले सर रिप्रेसिपिटेशन हो गया, एसिड प्रेजेंट नहीं है। देखो एसिड इज एब्सेंट। तो NaCO3 HCl मिक्स हो रहा है, इस वजह से आपको CO2 रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा एसिड एब्सेंट हो गया। अब वापिस से मैं जो मेरी रेसिड्यू वाली फनेल थी वो ली, उसको मैं इंसर्ट करूँगा। अब अगेन ऊपर से होल क्रिएट करूँगा। अब क्या ऐड करेंगे हम? फिनॉल के लिए NaOH। तो ये मैंने NaOH लिया, अब NaOH को मैं ले लूँगा। NaOH से पूरे सभी रेसिड्यू है उसको मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लूँगा। अब मैंने ये ले लिए हैं NaOH। यहाँ पे आपको एक खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, फिल्टर पेपर हमें 2 लेने हैं, यूज़ करने हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ये आप भूलना मत, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। ये देखो प्रेसिपिटेट बैठे हुए हैं यहाँ पे भी। तो NaOH के अंदर हम बोले तो हम देख सकेंगे कि इतना ज़्यादा कुछ सॉल्युबल हुआ नहीं। अब मैं टेस्ट ट्यूब लूँगा, नीचे रखूँगा, फिल्ट्रेट को ऊपर से ऐड करूँगा। मतलब ये रेसिड्यू विद सॉल्यूशन ऐड कर दिया। शेक करने के बाद जैसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में रहेंगे तो क्या करोगे आप? पानी डालोगे? नहीं, NaOH डालो। NaOH से रेसिड्यू को ले लो। ये मैंने NaOH से रेसिड्यू को ले लिया। अब हम इस NaOH वाली टेस्ट ट्यूब जो फिल्ट्रेट आया उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? वी विल ऐड 50% HCl। ये मैं ऐड कर रहा हूँ 50% HCl। मिल रहा है रिप्रेसिपिटेशन? नहीं। यहाँ पे आप देख सकोगे रिप्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, फिनॉल एब्सेंट। अब बात आती है लास्ट बेस के लिए। तो अगेन मैं लूँगा ग्लास रोड, होल क्रिएट करूँगा, फिर उसके अंदर ऐड करूँगा 50% HCl फिनॉल बेस के लिए। एसिड इनसॉल्युबल एब्सेंट, फिनॉल इनसॉल्युबल एब्सेंट। अब बात आती है बेस की। तो यहाँ पे देखो अभी भी बेस के अंदर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन हमें शेक करना है काफ़ी अच्छे से। विगरस शेकिंग जिसको बोला जाता है, विगरस शेकिंग कर रहा हूँ मैं। अब मुझे बाद में देखना है कि क्या मेरा बेस सॉल्युबल होगा कि नहीं। तो ये देखो प्रेसिपिटेट आ गए। अब इसी का भी अभी अगेन हो भी सके आपको बेस और न्यूट्रल दिया हो, इसका अगेन मैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस करूंगा और चेक करेंगे हम कि क्या मेरा बेस प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये रख दिया मैंने। ये मेरे जो रेसिड्यू आए वो विथ बेस इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको खास तौर पे मैंने जैसे बोला था समझाने के वक्त कि रेसिड्यू आपके काफ़ी अच्छे अमाउंट में बचने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अमाउंट है रेसिड्यू की। तो न्यूट्रल प्रेजेंट हुआ ये इनसॉल्युबल न्यूट्रल। अब बेस को रिप्रेसिपिटेट करेंगे, ठंडे पानी में रखेंगे हम और ऊपर से NaOH को ऐड करेंगे।
ठीक है। ठंडे पानी पे रखने पर NaOH ऐड कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे कोई रिप्रेसिपिटेशन नहीं मिल रहा है, ये देखो, नो रिप्रेसिपिटेशन, मतलब बेस एब्सेंट। और इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाटर इनसॉल्युबल न्यूट्रल बचा है। अब जो मैंने सबसे पहले टेस्ट की थी, ये मेरी टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर मैंने वाटर सॉल्युबल लिया था, जो एसिड फिनोल या तो बेस न्यूट्रल होगा, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सो 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम चेक करेंगे। मैं अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा NaCO3, सैचुरेटेड NaCO3। एसिड होगा तो क्या मिलेंगे मुझे, एफरवेंसेस, ये देख लो अभी एफरवेंसेस आ गए, काफ़ी अच्छे से एफरवेंसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा यहाँ पे सॉल्युबल एसिड प्रेजेंट है। देखो मुझे तो टाइप पता थी क्योंकि मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है। सो ये सॉल्युबल एसिड और आपका बना क्या, इनसॉल्युबल न्यूट्रल। तो अभी हम लिखेंगे किस तरीके से, जब आपको बता नहीं आए तो आपको लिखना है, सबसे पहले सॉल्युबल लिखना है। सॉल्युबल की प्रायोरिटी पहले, सॉल्युबल एसिड प्लस इनसॉल्युबल न्यूट्रल, दिस इज द टाइप ऑफ योर मिक्सचर। समझ गए। सो आई होप स्टूडेंट्स आप ये गो थ्रू इसके ये वीडियो से जाओगे, समझ लोगे, तो आपकी जो ऑर्गेनिक मिक्सचर की एनालिसिस होगी, टाइप आइडेंटिफिकेशन होगा, काफ़ी इजी रह जाएगा। बाकी का किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो समझना जरूरी है। अभी जैसे ये हुआ सॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल न्यूट्रल। अब मेरा ये मिक्सचर है, उसको मैं कैसे एनालाइज करूँ, सेपरेट करूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको मैं बीकर के अंदर ले लूँगा। मैं पूरा भी मिक्सचर नहीं लूँगा, थोड़ा मिक्सचर रखूँगा कि लास्ट टाइम में कुछ मोमेंट पे अच्छा ना हो अपने साथ, बिगड़ जाए तो। अब लार्ज स्केल सेपरेशन, तो देखो हमें पता है ये वाटर सॉल्युबल है, तो मैं सिंपल सा पानी डालूंगा और उसको अच्छे से शेक करूंगा, स्टर करूंगा, तो मेरा एसिड जो रहेगा वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, और मेरा जो न्यूट्रल रहेगा वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। ये हुआ लार्ज स्केल सेपरेशन। अगर आपके पास इनसॉल्युबल एसिड और इनसॉल्युबल न्यूट्रल रहा तो क्या करना है, आप NaCO3 ऐड करो। आपको पता होना चाहिए दोनों में से एक तो सॉल्युबल होगा सबसे पहले। अब जैसे मैंने इसको अच्छे से स्टर कर दिया है, अब क्या करूंगा मैं, इसको फिल्टर करने पर ऑन फिल्ट्रेशन, अब ये जो होगा रेसिड्यू जो आएंगे वो क्या होंगे, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है। रेसिड्यू आएंगे वो क्या होंगे और जो सॉल्युबल है वो क्या, क्योंकि जब आप टाइप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको खास तौर पे ये पता होना चाहिए कि मैं किसको सेपरेट कर रहा हूँ।